नमस्कार। कभी सोचा है कश्मीर की उन खूबसूरत वादियों के नीचे क्या छिपा हो सकता है? एक बहुत गहरा रहस्य, एक ऐसी पहेली जिसने सदियों से बड़े बड़े इतिहासकारों को उलझा रखा है और इसके तार जमीन और पानी की गहराइयों तक जाते हैं। तो आज चलिए हम उसी रहस्य की पड़ताल करते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही टेढ़ा। आखिर कश्मीर घाटी पर सबसे पहले किसने राज किया था? मतलब सोचकर देखिए, इंसानों के बसने से भी पहले उस बेमिसाल जमीन का असली मालिक कौन था? और इसका जवाब है नाग। जी हाँ, नाग। एक कह सकते हैं एक रहस्यमयी कौम, जिन्हें कभी आधा सांप तो कभी आधा इंसान बताया गया। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये थे कौन? क्या ये सच में थे या फिर सिर्फ पुरानी कहानियों का एक हिस्सा? चलिए आज मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस तहकीकात में हमारा सबसे बड़ा सुराग, हमारा सबसे अहम सबूत है एक बहुत पुराना ग्रंथ, नीलमत पुराण। इसको आप हमारी केस फाइल समझ लीजिए, एक ऐसी फाइल जो हमें सीधा नागों की दुनिया में ले जाने वाली है। तो चलिए अपनी ये केस फाइल खोलते हैं। नीलमत पुराण सबसे पहले क्या बताता है हमें? ये ग्रंथ कहता है कि नाग ही कश्मीर घाटी के सबसे पहले बाशिंदे थे। उनकी पैदाइश ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से हुई। मतलब इस ग्रंथ के हिसाब से तो वो ही उस जमीन के असली पहले हकदार थे। लेकिन रुकिए, जो बात इस ग्रंथ को सबसे अलग, सबसे खास बनाती है, वो सच में हैरान कर देने वाली है। देखिए, ये कहानी किसी तीसरे इंसान ने नहीं लिखी। इस ग्रंथ का 2/3 हिस्सा खुद नागों के राजा नीलनाग की जुबानी है। सोचिए जरा, ये इतिहास हमें सीधे उसी कौम के राजा से मिल रहा है। ये बात इसे कितना ज्यादा जरूरी बना देती है। और ये पुराण उनकी एक बहुत ही मुश्किलों भरी कहानी सुनाता है। पता चलता है कि गरुड़ पक्षियों से पुरानी दुश्मनी के चलते उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। तब कहते हैं भगवान विष्णु ने उन्हें कश्मीर की सतीसर झील में पनाह दी और यहीं पर नीलनाग को उनका राजा बनाया गया। पर मुश्किलें अभी खत्म कहाँ हुई थी। एक शाप की वजह से इंसानों के वहां आने से पहले उन्हें बेहद खूंखार पिशाचों के साथ रहना पड़ा। ये कहानियां उनके स्ट्रगल, उनके सर्वाइवल की लड़ाई को दिखाती हैं। और अब एक ऐसी बात, एक ऐसा नंबर जो दिमाग को घुमा देता है। नीलमत पुराण में 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि पूरे 603 अलग अलग नागों के नाम दिए गए हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस तरफ इशारा करता है कि उनका समाज कितना बड़ा, कितना ऑर्गेनाइज्ड रहा होगा। ये महज कोई कल्पना नहीं लगती, बल्कि एक पूरे के पूरे समुदाय का रिकॉर्ड लगता है। तो ठीक है, पुराण की कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन आज के इतिहासकार, आज के स्कॉलर्स इस बारे में क्या कहते हैं? क्या वो इस कहानी को जस का तस मान लेते हैं? आइए अब जरा एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं कि वो इस पहेली को कैसे देखते हैं। और बस यहीं आकर मामला पूरी तरह से उलझ जाता है। ऐसा लगता है कि किसी एक बात पर कोई भी सहमत नहीं है। फर्ग्यूसन कहते हैं नहीं नहीं, वो तो हारे हुए तुरानी लोग थे। तो कनिंघम कहते हैं नहीं, वो एक सीथियन जनजाति थे। कोई उन्हें कश्मीर की ही सांप की पूजा करने वाली एक पुरानी ट्राइब बताता है, तो कोई कहता है कि वो क्षत्रिय योद्धाओं का एक गुट थे। और हद तो तब हो जाती है जब कुछ स्कॉलर्स ये कह देते हैं कि भाई वो तो इंसान थे ही नहीं, वो तो सिर्फ नेचर की ताकतों के सिंबल थे। तो इतनी सारी अलग अलग थ्योरीज का मतलब क्या है? देखिए, मोटे तौर पर ना 2 ग्रुप बन जाते हैं। पहला ग्रुप मानता है कि नाग असली इंसान थे, एक एथनिक ग्रुप जो हो सकता है सांपों की पूजा करते हो। वहीं दूसरा ग्रुप कहता है नहीं, वो इंसान थे ही नहीं, वो तो बस कुदरत की ताकतों को दिखाने वाले माइथोलॉजिकल सिंबल थे। असली या सिर्फ कल्पना? सारी बहस इसी एक सवाल पर आकर अटक जाती है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें अपनी जांच का दायरा थोड़ा और बढ़ाना होगा। तो चलिए कश्मीर से बाहर निकलते हैं और पूरे भारत के महाकाव्यों को खंगालते हैं। क्या रामायण और महाभारत में नागों का कोई जिक्र मिलता है? क्या वहां से हमें कोई सुराग हाथ लगेगा? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। सुराग तो हर जगह बिखरे पड़े हैं। अगर हम टाइम में बहुत पीछे जाएं, तो सिंधु घाटी के मोहरों पर भी सांप के साथ इंसानी आकृतियां हैं। वैदिक काल में एक दुश्मन वृत्र का जिक्र आता है। कई लोग मानते हैं कि ये नागों की पूजा करने वाले लोग ही थे। और फिर जब हम महाकाव्यों के दौर में पहुंचते हैं, तब तो नाग कहानी के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। महाभारत की कहानी नागों के जिक्र के बिना तो अधूरी ही है। याद है खांडव वन का दहन, जब अर्जुन और कृष्ण ने आग लगाकर नागों को उनके ही घर से खदेड़ दिया था। फिर इसी का बदला लिया तक्षक नाग ने,
जिसने अर्जुन के पोते राजा परीक्षित को डस लिया और फिर उस बदले का भी बदला लिया गया जब परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने पूरी नाग जाति को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा नाग यज्ञ करवाया। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उस दौर के पावर स्ट्रगल की एक जीती जागती तस्वीर है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बौद्ध साहित्य में भी नागों का जिक्र बार बार आता है। कभी वो सांप के रूप में दिखते हैं तो कभी इंसान के। कमाल की बात तो यह है कि एक तिब्बती ग्रंथ तो यहाँ तक दावा करता है कि खुद भगवान बुद्ध ने पहाड़ों में जाकर नागों को उपदेश दिया था। इससे उनकी अहमियत का अंदाजा और भी ज्यादा हो जाता है। तो इन सभी सबूतों को, मतलब पौराणिक कथाओं, विद्वानों की अलग अलग थियोरीज और महाकाव्यों में मिले जिक्र को अगर हम एक साथ रखें तो हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए इस पूरी केस फाइल को समेटते हैं और एक सारांश देखते हैं। तो आखिर में हम कह क्या सकते हैं? एक बात तो बिल्कुल साफ है, नागों को किसी एक डिब्बे में बंद करना नामुमकिन है। वो आर्यों के दुश्मन भी थे और दोस्त भी। वो राजाओं से लड़े भी और उनके रिश्तेदार भी बने। उनकी पहचान किसी एक रंग की नहीं है, बल्कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत पेचीदा है। तो हमारी इस पूरी पड़ताल का सबसे जरूरी नतीजा क्या है? वो ये है कि शायद इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि नाग असली इंसान थे या फिर सिर्फ पौराणिक कहानियों के प्रतीक थे। सच तो ये है कि उनके बिना प्राचीन भारत का और खास तौर पर कश्मीर का इतिहास अधूरा है। वो इस कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप चाहकर भी मिटा नहीं सकते। और सबसे कमाल की, सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारे बीच जिंदा है। आज भी भारत के कई हिस्सों में जो नाग पूजा होती है वो कोई नई परंपरा नहीं है। नहीं, वो इन्हीं पुरानी प्राचीन कहानियों की गूंज है जो हजारों साल का सफर तय करके आज हम तक पहुंची है। तो ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर नागों की कहानी इतिहास और मिथक का एक ऐसा खूबसूरत संगम है, तो क्या ये हमें हमारे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं सिखाती? शायद यही सिखाती है कि हमारा इतिहास उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हम कभी-कभी मानना पसंद करते हैं।